नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इंप्लीमेंट होने पर 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ अहम बातें गायब है, जैसे पुरानी पेंशन योजना यानी जिसको आप ओपीएस के नाम से जानते हैं, उसको बहाल करने का कोई जिक्र नहीं। 69 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के हितों को भी आयोग के दायरे में नहीं रखा गया है। इसके अलावा आयोग इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर पर फोकस करेगा। अब इन्हीं मुद्दों को आज के इस लाइव में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय दुआ सर, फॉर्मर सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका मनी 9 पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेंगे कि जिस तरह से जो गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया सर, काफ़ी लंबे अरसे के बाद यानी 10 महीने के बाद जो है 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओपनिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा को लिए चलेंगे। इस पर ही टीओआर जो नोटिफिकेशन में जिसके बारे में जिक्र किया जाता है सर, वो काफी विस्तारित है, डिटेल में बनाए गए हैं। शायद पिछले 7 पे कमीशंस में इतनी डिटेल्स या विश्लेषण एनालिसिस वगैरह करके नहीं डाले गए थे। और इस पर ही जैसे आपने अपने शुरुआती में ही शब्दों में कहा, जी, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी, आउटपुट या आउटकम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा ज़्यादा एम्फसाइज किया है। और भला नहीं को मैं बोलूँगा, पर सरकारी नौकरों का जो 48 लाख हैं और जैसे आपने बताया 67 लाख पेंशनर्स हैं, तो मिला जुला के 11.5 1,15,00,000 लोग हो जाते हैं। उनके उनका जो वेलफेयर या उनका हित कहा जाए, शायद उसको इतने स्पष्ट रूप से नहीं आगे रखा गया जो स्टाफ यूनियंस और दूसरी संस्थाओं की अपेक्षा थी। जी अजय सर, ये भी कहा गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो है कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने की बात जो है वो साफ तौर पर जो है नहीं लिखी गई है। इसमें ज़्यादा जो ध्यान है वो दिया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो, फिस्कल प्रूडेंस कैसा हो और सरकारी खर्चों पर बात कही गई है, और इसी को लेकर जो है रार है। सर, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, पर अगर ये कहा भी गया हो, मेरा कहना है कि सरकार पे कमीशन का ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहती है, ये दिखाने पे कि देखिए, आप जो भी सिफारिश करेंगे ये याद रखिए कि सरकार की, देश की इकोनॉमी की परिस्थिति क्या है, अर्थ परिस्थिति क्या है, क्या सरकारी फिस्कल डेफिसिट क्या है, और उसका सरकार पब्लिक पैसा है तो उसको प्रूडेंटली यूज करना होता है। और उसका असर, सरकार ने 2 चीजें और कही हैं इस बारी कि आप देखिए, पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो इतने बड़े भारत सरकार के 250 से ज़्यादा अंडरटेकिंग्स है कि उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या होने चाहिए, और साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है वो भी अपने बैकग्राउंड में रखिए। और आखिर में जो पेंशन के बारे में ये जो जिक्र किया गया है कि जो नॉन फंडेड कंट्रीब्यूशन का पेंशन है, तो आप उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार की पहले ही मंशा क्या है। सरकार ने क्या कहा है कि 2004 से पहले के जो रिक्रूट हैं, जो भर्ती किए गए थे भारत सरकार में, हम चाहते हैं कि आप वो लोग अब कंपल्सरली लाजमी ओल्ड पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट किए जाए।
ओके। तो ये सब चीजें इतने विस्तारित रूप से कहने का अर्थ में क्या है, और उससे क्यों बहुत सरकारी संस्था, बस स्टाफ की संस्थाएं, पेंशनर्स की संस्थाएं, क्यों उनको थोड़ा फिक्र लग गया है। और वो तो इस स्टेज तक गए हैं, कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तो पूरा रिवाइज किया जाए, और सर इनको आप स्टे कर। वित्त मंत्री के पास ज्ञापन पहुंच गया है सर। जी बिल्कुल। और पेंशनर्स ने तो बहुत लंबा चौड़ा, नेशनल कमेटी जो उनकी है, अब रिटायर हैं तो कमेटी ये हम लोग बनाते रहते हैं, संस्थाएं बनाते रहते हैं हम लोग। तो उसमें उन्होंने किया है कि ये तो हमारा अधिकार है पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस नाकरा ने एक बारी जब केस गया था उनके सामने, कि ये कोई सरकारी नौकरों को के ऊपर कोई दया नहीं कर रही। उन्होंने नौकरी की है, नौकरी का डेफर्ड पेमेंट उनको पेंशन में मिल रहा है, पेंशन उनका आयुष्य भर अधिकार है। तो इसको इसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पेंशनर्स की है। तो मेरा कहना है कि एक तो थोड़ा 10 महीने के बाद, घोषणा करने के बाद 10 महीने बाद नोटिफिकेशन निकालना के ऊपर ही थोड़ा हम लोगों के मन में शक हो गया था कि सरकार ने कहीं गलती से तो नहीं कह दिया था पहले, जी। क्योंकि प्रेस वो उस टाइम के या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जो मंत्री महोदय थे, उन्होंने कहा था कि अब कि प्रधानमंत्री, आज निर्णय लिया गया है कैबिनेट में कि ये पे कमीशन बैठाई जाए। पर बिठाते बिठाते ये जो जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में 10 महीने उधर ही लग गए थे। लोगों को अपेक्षा थी कि पक्का हमें 1 जनवरी 2026 से 26। तो ये लागू कर दी जाएगी। हमें उसका मतलब जो 10 साल खत्म हो रहे हैं उसके बाद ये नई स्कीम आ जाएगी। और जैसे अब लग रहा है, अगर 18 महीने दिए गए हैं, नवंबर महीना हो गया, काम शुरुआत करते करते जनवरी हो जाएगा, तो ये हो सकता है जैसे आपने कहा जी। कि पूरा 26 और जुलाई, जून जुलाई 27 में इसका निर्णय लिया जाएगा। जी। जो चाहे पे कमीशन के टर्म्स में लिखा है कि अगर आप चाहें कि किसी एक मुद्दे पे, दो मुद्दे पे जिस पे आपने पक्का फैसला कर लिया है, तो आप अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकते हैं उससे पहले, और सरकार वो उसके ऊपर विचार करना प्रारंभ कर देगी। पर मुझे नहीं लगता कि इंटरिम रिपोर्ट कोई ज़्यादा महत्व के विषय पे आएगी, कारण ये सब इश्यूज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो शायद हमें मुख्य रिपोर्ट की इंतज़ार करनी पड़ेगी, और वो करते करते 27 आखिर या 28 के शुरुआत में, जैसे आपने कहा, हो सकता है कि तभी सरकारी नौकर जो रुके हुए हैं आज, उनको थोड़ा 2 साल के करीब और रुकना पड़ जाएगा। और इससे भी थोड़ी असंतुष्टता जी। उनके मन में है। और वो होते हुए उसके साथ अगर आपने ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना लिए बहुत टाइट वाले, कि जिसमें देखा जा रहा है कि इकोनॉमी को देखा जाए, सरकारी प्रूडेंस देखी जाए, तो क्या होगा, तो उससे थोड़ी सी बेचैनी जो आ रही है वो स्वाभाविक है। जी सर, एटक से भी हमारी बातचीत हुई सर, ऑल इंडिया यूनियन ऑफ ट्रेड कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी है मनजीत कौर, उनसे भी बातचीत हुई। हम लोग लाइव के दौरान उनसे मुखातिब हुए थे। उन्होंने भी कहा कि देखिए, जब सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देनी होती है, कॉर्पोरेट्स को मदद देनी होती है, तो वहाँ तो वो बड़ा फटाफट दे देती हैं, और जैसे ही सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने की बात आती है, वो राग अलापने लग जाते हैं कि देखिए इतना बोझ पड़ रहा है, सरकारी खजाने पर इतना बोझ पड़ेगा, कैसे क्या होगा, इस तरह की जो है। और जिस तरह से आपने एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा छेड़ा है सर, जैसे 10 महीने वाली जो बात आपने समझाई है, कई जो है सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है जब इसका ऐलान कर रही थी, उस समय दिल्ली चुनाव था, अभी बिहार के जो इलेक्शंस थे, उस समय जो है कहा गया कि भाई ये जो है सदस्य होंगी, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कहा गया कि गुजरात और यूपी में जब इलेक्शन आएगा तब इनकी सिफारिशें आएंगी, और ऐसा ना हो कि इस चीज़ को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ जाए, यानी 2029 तक ना ये मामला घिस जाए। मुझे इतना नहीं लगता कि कारण एक बारी यूनानिमस रिपोर्ट आ जाए पे कमीशन की, सर। आ, कि मतलब कोई आपस में 3 सदस्य की जो कमेटी है, उनका कोई आपस में
डिफरेंसेस ना हो, कोई नोट आउट, तो सरकार के लिए फैसला लेना काफी आसान हो जाता है। पर इस बारी मुझे लगता है सरकार को ये भी देखना पड़ेगा, कारण बहुत स्टेट्स कहती रहती हैं, आपने, जब वो आती हैं केंद्र शासन के पास, फाइनेंस कमीशन के पास जाती है, कहते हैं कि अगर पे कमीशन ने इतनी लिबरली अपने स्टाफ को बढ़ाई दे दी, मतलब बढ़ती दे दी, जी पेंशन में हो या वेतन में हो, तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो इसलिए स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए पे कमीशन ने, और तभी पे कमीशन, और तभी वो ये वेतन आयोग अपने आखिर के फाइनल फैसले दे। मुझे लगता है, क्योंकि इस बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी ये डाला गया है कि उसका प्रभाव क्या होगा जी स्टेट्स के ऊपर, वो भी इस पे कमीशन को अपने दायरे में लाना पड़ेगा। तो कुछ देरी हो सकती है अगर कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ। जी पब्लिक सेक्टर के बारे में तो सार्वजनिक सार्वजनिक जो हमारी संस्थाएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए शायद जो आपके मन में शंका है कि पे कमीशन की यूनानिमस रिपोर्ट आ भी जाए, तब भी सरकार 4-6 महीने और ले सकती है। उसके बाद ही इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। चाहे इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम मुझे ये नहीं लगता कि सरकार कहेगी प्रोस्पेक्टिव हो कि आज से 10 साल के लिए, पिछले जो 2-2.5 साल निकल गए होंगे, सर 1 जनवरी 2026 से इसको नॉर्मली एरियर्स देने पड़ेंगे, और इफेक्टिव 1 जनवरी 2026 से ही करना उचित रहेगा। जी अजय सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि कई व्यूअर्स के भी ये सवाल थे कि जैसे कि सरकार को पता होता है कि हर 10 साल में जो है पे कमीशन आपको देना है। मान लीजिए आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से देना है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है रादर दैन 2 साल पहले से क्यों नहीं स्टार्ट कर दी जाती? इस बारी तो हमें लगा था 10 महीने पहले, जब सरकार ने अपना काम घोषणा की थी जी कि अब मुझे लगता है वैष्णव साहब ने घोषणा की थी। जी जी अश्विनी वैष्णव साहब। जी हाँ, जब उन्होंने घोषणा की थी तो लगा था कि सरकार इस बारी 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट साल भर में मंगा लेगी, और हो सकता है कि जब ड्यू है उसी दिन से लागू करेगी। कोई प्रश्न, कोई शंका नहीं रहेगी कि कब क्या आ रहा है। जब ड्यू है तो सरकार ने तैयारी कर ली है, और सरकार अपने बजट इत्यादि में उसकी तरतूब भी कर लेगी। सर पर आ, क्यों 10 महीने बाद किया गया, ये तो आपकी गैस, मेरी गैस, हर आदमी की अपना अपना आ, अलग मत हो जी सकता है। पर कर सकते थे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी, लेकिन अजय सर, पिछले अगर रिकॉर्ड्स को मैं अगर खंगाल रहा था, चाहे आप 6वां वेतन आयोग देख लीजिए या 7वां वेतन आयोग देख लीजिए, उन लोगों ने भी कम से कम 22 से 28 महीने का समय लिया ही था। तो इस बार भी जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 2028 तक ये मामला खिंचेगा, तो एज यूजुअल है अगर डेटा से देखा जाए तो। हाँ, ये एक, मतलब 18 महीने की जो मुद्दत दी हुई है, जी उससे 1-2 महीने पहले का कमीशन सरकार को लिखती है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ये चीज़ें रह गई, और सरकार को दिखाने के लिए कि हमने कुछ काम किया, शायद 1-2 विषय पे इंटरिम रिपोर्ट भी भेज देती है। ओके ओके अजय सर, देखिए, अगला अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आप भी मान रहे हैं कि थोड़ा जो है बड़ा टाइट रखा गया। इसी के साथ एक अगला सवाल ये आ रहा है, और ये सवाल जो है कर्मचारी संगठनों का भी है। वो कह रहे हैं कि देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही इतना कड़ा कर दिया गया है, तो होना जाए कि फिटमेंट फैक्टर को भी लेकर जो कहा जा रहा था कि 2.86 वाला हो, वो भी उसमें कटौती कर दी जाए, कम हो। तो इस तरह की भी आशंकाएं हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए जी, सबसे बड़ी जो पे कमीशन की जिस विषय पे जिस मुद्दे पे इंतजार होती है, वो फिटमेंट फैक्टर ही है। सर ये क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? पिछली बारी 2.57 था, जैसे आपको मालूम है, 57। जी फिर सरकारी यूनियन ने, संस्थाओं ने अपेक्षा रखी है कि इस बारी 2.57 से 2.86 हो जाएगा, जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया। जी हो सकता है कि 2.86 को पे कमीशन और सरकार आउटर लिमिट समझे, और 2.57 जो दिया हुआ है उसे बेस समझे।
कि देखिए पहले दिया हुआ है 2.57, हर बारी बढ़ाते आए हैं फिटमेंट फैक्टर को। तो इसके बीच में सरकार अब बीच में पे कमीशन क्या रेकमेंड करती है, मुझे लगता है कि शायद 2.86 तक ना ही पहुंचे। कारण फिटमेंट का बेसिस आपको मालूम ही है लास्ट टाइम कैसे था। 2.25 उसके अंदर था महंगाई के लिए आपका पे कमीशन, वो उन्होंने डीए को रखा था जी कि महंगाई हो गई है तो इसलिए 2.25 तो उस चीज के लिए था। 0.14 उन्होंने रखा कि हम प्योर गेन स्टाफ को देना चाहते हैं, कि ये पॉइंट जो पहले आपको डीए पे मिल रहा है उसके ऊपर 0.14 हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जी और जो बचा 0.17 जिससे मिला के 2.57 हो गया था, तो उसके 0.2 0.17 का उन्होंने कहा हम बाकी सब चीज़ों को क्लब कर रहे हैं पर साथ साथ हम फिजिकल प्रूडेंस भी यहाँ ला रहे हैं, इसलिए हम 0.17 उधर दे रहे हैं, 0.14 इधर, 2.25 डीए के कारण। और आपको मालूम ही है जी कि एक बारी डीए का 2.25 दे दिया तो डीए जीरो हो जाता है। जी जिसे डीए न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना देना चाहिए, उन्होंने वो इन्फ्लेशन इंडेक्स इत्यादि देख के इस 2.25 पे आए थे। तो इस बारी भी मतलब कोई बहुत बड़ी इंक्रीज फिटमेंट सेक्टर में होने नहीं वाली। जी 0.31 ही तो एक्स्ट्रा सरकार से मांगा है यूनियंस ने ओके कि ओके 2.86 आप करिए। 2.86 और 2.57 के बीच में 2.7 हो, 2.75 हो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता अपेक्षा करनी चाहिए कि पे कमीशन और उसके बाद सरकार सरकार क्या रेकमेंड कर, सरकार क्या जी एक्सेप्ट जी करे। अजय सर, अगला सवाल ये भी आ रहा है कि जो जिस तरह से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बताया गया, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया, उस कहीं ना कहीं गजट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 से जो है आपको जो है 8वें वेतन आयोग की जो सौगात मिलने वाली है। तो इसको लेकर भी चिंताएं हैं कर्मचारी संगठनों में, पेंशनर्स में, सैलरीड में कि भाई आप इसमें तो लिखा ही नहीं है गजट में कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। जी हाँ, ये भी सरकार अधिकार अपने पास रखती है। जी सरकार ये तो शायद पहले भी सरकार ने नहीं कभी अपने आप को कमिट किया था कि इसकी इफेक्टिवनेस कब से स्टार्ट होगी। वो हर 10 साल बाद करते रहे हैं रिवाइज, प्रथा सी बनी हुई है। जी पर अगर कोई समझे कि ये हमारा अधिकार हो गया है और हम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपने 1/1/26 से करना था, आप क्यों 1/1/27 पे ले आए हैं, या 6 महीने बाद ही लिया है आपने 1/7/26 से, तो वो अधिकार सरकार अपने पास रखना चाहती है। ओके और ये प्रथा आज आज नहीं शुरू हुई थी। अगर मेमोरी में से मैं सोच कर रहा कि कभी किया था कि नहीं, मुझे जी नहीं लगता। सरकार वो बोनांजा जैसा स्टाफ को, जिससे उसको पॉलिटिकल गेन, जिससे उसको गुडविल मिले, उस रूप में इसको लेती है कि देखिए हमने चाहे निर्णय आज लिया पर हम आपको पिछले 1.5 साल का दे रहे हैं या 2 साल का भी एरियर्स दिए जा रहे हैं। जी जी अजय सर, अगला सवाल ये है कि इस बार तो माना जा रहा है कि सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी वाला मामला तो है ही 8वें वेतन आयोग के अंडर में, लेकिन इस बार एक नई चीज़ आई है जिसको आपने अपने शुरुआती जो है संबोधन में उसको भी कहा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सैलरी स्ट्रक्चर होगा। ये बड़ा नया चीज़ आ रहा है पूरे डोमेन में सर। तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये कैसे तय होगा सर, और ये कठिन नहीं होगा कि इस कर्मचारी को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा, दूसरे जो कर्मचारी हैं उसको जो है डी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, हम आपसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहेंगे। टीवी 9 डिजिटल, सॉरी। जी दे ये कठिन तो है परफॉर्मेंस जज करना, और खास करके सरकारी सिस्टम में जहां पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर लाइफ है, जी कि आपकी जब तक रिटायरमेंट एज नहीं पहुंची आपको सरकार नॉर्मली रखती है। चाहे प्रोविजन होती है कि 50 साल पे आपका रिव्यू लिया जाएगा, अगर आपने कोई परफॉर्मेंस ठीक ना हो सरकार आपको नोटिस दे के निकाल सकती है। 55 साल के बाद भी सरकार आपको 1-1 साल के लिए रख सकती है, मतलब वो प्रोविजन सब हैं। पर
बहुत कम लोग, 100 में से 95 शायद या 96% उनके वो पूरे रिटायरमेंट एज तक अपनी 60 साल पे तक ही जाते हैं। अब उसी रूप में अब परफॉर्मेंस को जज करना ये थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है। चाहे हर सरकारी नौकर का हर साल एनुअल रिपोर्ट लिखा जाता है, जिसमें उसके दो इमीडिएट बॉसेस, पहला नंबर बॉस और बॉस का बॉस, आपकी रिपोर्ट देखते हैं, रिव्यू करते हैं। और सीनियर अफसर का तो एक्सेप्टेंस का भी प्रोविजन होता है कि तीसरे लेवल पे भी, कि जो दोनों नीचे वालों ने लिखा तो तीसरा तीसरा अधिकारी हो सकता है, सेक्रेटरी सचिव हो, कहीं कहीं मंत्री महोदय हो, उनको जी। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी कहते हैं। तो उससे डिस्क्रिशन थोड़ा कम हो जाता है। पर अब जैसे आपने सुना होगा कि वरिष्ठ प्रमोशन सरकार में जी। अब एनुअल, जिसे हम एसीआर कहते थे, एनुअल कॉन्फिडेंस कहते हैं, जी। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उसके अलावा सरकार ने सिस्टम शुरू किया हुआ है 360 डिग्री असेसमेंट। मतलब रिपोर्ट्स के अलावा सरकार किसी से भी पूछ सकती है कि ये अधिकारी कैसे हैं, वो अधिकारी हो, पब्लिक मैन हो, कोई एक्सपर्ट बाहर के हो या ना एक्सपर्ट हो, ये आप, वो पूरी डिस्क्रिशन सरकार ने अपने पास रखी हुई है। उससे थोड़ा सा असंतुष्टता जरूर आ गई है। कारण लोगों को लगता है ये पॉलिटिकल फैक्टर है 360 डिग्रीज। आप जिसको चाहे आप कह सकते हैं कि हमें बाहर से पता लगा है, हमने जब अपना 360 डिग्री रिव्यू किया, हमें पता लगा कि ये अधिकारी के इतने अच्छे नहीं हैं जैसे उनकी रिपोर्ट कह रही है। और उल्टा भी, ये रिपोर्ट चाहे इतनी अच्छी नहीं है, पर ये अधिकारी उत्कृष्ट इनको काम करते हैं, तो हम इनकी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिशन आना, सर। और जब आप परफॉर्मेंस असेस करने वाले हैं आउटसाइड द रिटन रिपोर्ट सिस्टम, तो उससे एफिशिएंसी जज करना, डिजिटल, आपने कहा डिजिटल प्रोफिशिएंसी, वो भी शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो डिजिटल लिटरेट कितने हैं इत्यादि। तो कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिवली असेस होगी, पर इसके साथ ओवरऑल असेसमेंट करके हम उनको इंक्रीज दें और या उनको ना इंक्रीज दें, उसका ऊपर थोड़ा सा ये पुराने सिस्टम से अब मूव करके, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस के ऊपर वाले तो क्या जनरली आपके बारे में सोचते हैं, जी। राइटिंग में हो या ना हो, तो उसको प्रमोट कर दिया जाए, दूसरे को ना किया जाए। वो एफिशिएंसी सिस्टम वो पब्लिक सर्विस में भी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जी। अजय सर। अच्छा है कि बुरा है, वो जी। हमें देखना पड़ेगा जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि कितने ऑब्जेक्टिवली उसकी वो किया जाएगा। जी। एक लास्ट सवाल अजय सर, ओपीएस को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। लगातार जो कर्मचारी संगठन है, 9 तारीख को भी जो है कुछ कर्मचारी संगठनों का जो एक संगठन है वो धरना प्रदर्शन करने वाला है। फिर 25 तारीख को भी एक तय डेट रखी गई है, जंतर मंतर और आसपास जो है दिल्ली के इलाकों में कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया जाएगा। और हालांकि जो सरकार का जो वर्जन है, संसद में भी ये कहते हुए दिख रही है वित्त मंत्री की, अगर कोई पुरानी पेंशन को लेकर अगर कोई सोच रख रहा है तो वो फीजिबल है नहीं। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये क्यों बार बार डिमांड आती है कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली यूपीएस? दी ये भी अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबी रेख खींचा गया है। जब एनपीएस आई थी, आपको याद हो शायद, सर। कि उस टाइम स्पष्ट किया गया था कि जो जो अधिकारी स्टाफ रिटायर हो रहा है उसके लिए डिस्क्रिशन है, चॉइस है कि मैं एनपीएस में जाना चाहता हूं या ओपीएस में पुराने में रहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने ओपीएस रखा, थोड़े से बहुत कम संख्या वाले एनपीएस गए थे। और उसका कारण क्या था? एनपीएस में रिस्क था कि जो आपके पैसे या आपकी भर्ती में जो पैसे सरकार ने देने हैं, वो सरकार आपका लिए मैनेज करेगी, और उस पर क्या रिटर्न आई, अच्छा
इक्विटी में लगाया, बाद में तो इक्विटी भी अलाउड हो गया, पहले डेट नहीं था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जी इत्यादि। हो सकता है आपको फायदा हो या आपको घाटा हो। तो सरकारी नौकर बाय डेफिनेशन थोड़े रिस्क एवर्स होते हैं, और खास करके रिटायरमेंट के बाद जब ज़्यादा से मेजॉरिटी से लोग, ज़्यादा लोग कोई कुछ करते नहीं हैं, तो वो मेजॉरिटी इसी के ऊपर अवलंबित होकर अपने रिटायर्ड लाइफ काटती है। तो अब सरकार कह रही है कि बहुत, जैसे कि बहुत देर हो गई, जो लोग 1972 से पहले रिटायर में नौकरी में आए थे और जिनका रिटायरमेंट ड्यू था 2004 के बाद या 2004 से, अब उन लोगों को, अच्छा आप बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि रिस्क हो, तो हमने एक नई स्कीम लाए थे बीच में, जिसमें यूपीएस था, यूनिफाइड। हमने कुछ फीचर्स रखे थे पुरानी स्कीम के, कुछ नए रखे थे। आप लोगों ने उसमें भी, लगता है, एनरोलमेंट कम ही रही है, जितनी सरकार की अपेक्षा थी उतने लोग नहीं आए। तो अब ये इसके अंदर जा रहा है कि ये नहीं कहा गया यूपीएस एनपीएस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, पर सरकार के ऊपर बोझा क्या होगा उसका असेस किया जाए, कि अगर पुरानी एनपीएस, पुरानी ओपीएस चलती रही, तो इसका सरकार ने तो इंडिकेशन अपने वो क्या चाहती है, और उसने जो घोषणा भी की थी कि अब यूपीएससी रहेगा, जो हाइब्रिड है, थोड़ा जी इधर का थोड़ा उधर का स्कीम। तो पे कमीशन कितनी इन्फ्लुएंस होगी, पे कमीशन कितना इंडिपेंडेंटली सोचेगी कि ये सरकारी जो पैसे, जिसका मैंने भी जिक्र किया था कि एक बारी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, वो जस्टिस नाकरा ने, कि ये पेंशन कोई आप किसी को दया नहीं दे रहे, जी ये उनका जी। अधिकार है, डेफर्ड पेमेंट है। तो ये आप सुन रहे थे अजय दुआ साहब को। तो आज के बस इस लाइव में इतना ही। और भी अगर आप सैलरी, पेंशन और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगा, मनी 9 कोशिश करेगा कि आपको सबसे पहले लाने की कोशिश करे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।